नमस्कार दोस्तों। आधुनिक हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे हिंदी व्याकरण की, और वो भी सिर्फ एक पेज में। यानी मैं आपको ये बताने वाला हूं कि मूल रूप से हिंदी व्याकरण के कितने भेद होते हैं और जो बिंदु हम हिंदी व्याकरण में पढ़ते हैं वो कहां कहां स्थान रखते हैं। तो आइए बिना देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हिंदी व्याकरण मूल रूप से कितने भागों में बांटी जाती है। सबसे पहले इसमें वर्ण विचार आता है, फिर हम पढ़ते हैं शब्द विचार और फिर पढ़ते हैं वाक्य विचार। वर्ण विचार में हम क्या क्या चीजें पढ़ते हैं, आइए चर्चा करते हैं। वर्ण विचार में आपने देखा होगा हम पढ़ते हैं वर्ण परिचय, यानी स्वर और व्यंजन जो आप पढ़ते हैं, यानी स्वरों के बारे में और व्यंजनों के बारे में जो जानकारी दी जाती है, आपको बेसिक जो जानकारी होती है स्वर और व्यंजनों की, वो वर्ण परिचय में पढ़ी जाती है। स्वर व्यंजनों के उच्चारण स्थान भी हम इसमें पढ़ते हैं, प्रयत्नों की बात इसमें करते हैं, और जो शब्दकोशीय क्रम आपसे पूछा जाता है अनेक परीक्षाओं में, उसकी चर्चा भी हम वर्ण परिचय के अंदर पढ़ते हैं। यानी मेरा कहने का मतलब वर्ण विचार में पढ़ते हैं। शब्दकोशीय क्रम में हम ये देखते हैं कि मेरे पास मान लीजिए बहुत सारे वर्ण हैं, जैसे ए है, आ है, तो इनका क्रम कैसे होगा, कै है, ख है, तो पहले कौन सा आएगा, एक नंबर पर कौन सा आएगा, दो नंबर पर कौन सा वर्ण आएगा। इस तरह की चीजें शब्दकोशीय क्रम में पढ़ी जाती है। ये हो गया अपना वर्ण परिचय। इसके बाद में हम देखेंगे कि शब्द विचार में क्या पढ़ा जाता है। लेकिन शब्द विचार एक बड़ा बिंदु है, इसमें क्या क्या चीजें आती है, आइए मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले इसमें रूप परिवर्तन के आधार पर शब्द होते हैं, दूसरे नंबर पर संरचना के आधार पर शब्द होते हैं, और रचना तथा उत्पत्ति के आधार पर शब्द होते हैं। अगला विभाग होता है इतिहास के आधार पर, और अगला विभाजन होता है अर्थ के आधार। कुल मिलाकर इस तरह से 5 भागों में शब्द विचार को हम बांटते हैं। रूप परिवर्तन के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। एक होता है विकारी और दूसरा होता है अविकारी। विकारी से मतलब होता है ऐसे शब्द जिन पर लिंग, वचन, काल, कारक, इन विकारकों का जिन पर प्रभाव पड़ता है। यानी कहने का मतलब यह है कि जिन पर लिंग का प्रभाव पड़े, वचन का प्रभाव पड़े, काल, कारक आदि का प्रभाव पड़े, वे सब विकारी के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि विकार का मतलब ही परिवर्तन होता है। जबकि अविकारी का मतलब होता है अव्यय। अव्यय से मतलब है कि ऐसे शब्द जिन पर लिंग, वचन, काल, कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वे अविकारी होंगे। तो इस तरह से हम अब देखेंगे कि विकारी में कौन कौन से शब्द आते हैं। तो विकारी में हम पढ़ते हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। आपने देखा होगा, मान लीजिए मैं एक संज्ञा शब्द लेता हूं। संज्ञा शब्द है अपना, जैसे मैंने लिखा, या संज्ञा शब्द में बहुत सारी संज्ञाएं आती हैं। जैसे हम किसी जातिवाचक को ले लेते हैं, जैसे मानव एक शब्द है। अब अगर मैं इस पर वचन का प्रभाव डालूंगा, तो अगर मैं एक में लिखूंगा तो ये लिख सकता हूं कि मानव धरती का एक सभ्य प्राणी है। लेकिन जब मैं इसका वचन परिवर्तित कर दूंगा तो मुझे इसको मानव की जगह मानवों लिखना होगा। थोड़ा सा मैं और क्लियर लिख देता हूं, अगर आपको साफ नहीं दिखाई दे रहा है। जैसे मैंने मानव लिखा तो ये एक वचन है, लेकिन अगर वचन का प्रभाव डालूंगा बहुवचन का, तो ये मानवों हमें लिखना पड़ेगा। तो इस तरह से सर्वनाम पर भी, विशेषण पर भी और क्रिया पर भी लिंग, वचन आदि का प्रभाव पड़ता है। जबकि जो अविकारी शब्द होंगे उन पर इन सब का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो आइए देखते हैं अविकारी या फिर अव्यय शब्द कौन कौन से होते हैं। जैसे क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, संबंध बोधक और निपात, ये सारे अविकारी होते हैं, क्योंकि इन शब्दों पर कभी भी लिंग, वचन, काल, कारक आदि का प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे क्रिया विशेषण होता है रमेश तेज चलता है। अब तेज एक क्रिया विशेषण है, लेकिन अगर आप इसे एक वचन के लिए प्रयोग करेंगे तब भी ये इसी तरह से प्रयोग होगा। अगर आप बहुवचन के लिए प्रयोग करते हैं तब भी ये इसी तरह से प्रयोग होगा। किसी भी तरह से इसमें बदलाव नहीं होता है, इसलिए ऐसे शब्द जो हैं वो अविकारी कहलाते हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि अविकारी या अव्यय शब्द वे होते हैं जिन पर अन्य कारकों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अन्य विकारकों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। विकारक से मतलब है लिंग, वचन, काल, कारक। संरचना में आते हैं संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय। रचना के आधार पर 3 प्रकार होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। इतिहास के आधार पर, इतिहास से यह मतलब है कि शब्दों की जो प्रकृति रही, जैसे तत्सम शब्द आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। तत्सम का मतलब है जो संस्कृत से आए, तद्भव का मतलब है जो संस्कृत के रूप थे उनका ही हिंदी में जो रूपांतरण हो गया। देशज का मतलब है अन्य क्षेत्रों में अलग अलग तरह से बोले जाने वाले शब्द। विदेशी का मतलब विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए हुए। संकर का मतलब मिले हुए शब्द जो हमारे भारतीय भाषाओं और विदेशी भाषाओं से मिलकर बने हैं। कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो अर्ध तत्सम होते हैं, यानी कुछ आधा हिस्सा तो उसका संस्कृत वाला होता है, आधा हिस्सा तद्भव वाला होता है।
मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ये पता रहे आने वाले समय में सारे जितने भी टॉपिक आपको दिख रहे हैं उन सबको एक एक करके मैं अपने इस चैनल पर आपको पढ़ाने वाला हूं, बिल्कुल इजी तरीके से और बिल्कुल इजी मेथड से आपको समझाने वाला हूं। क्योंकि मैंने कई बार देखा है विद्यार्थी ये कहते रहते हैं, चर्चाएं करते हैं कि सर हम पढ़ते तो हैं लेकिन जब कोचिंग करते हैं या फिर ऑनलाइन भी कई प्लेटफॉर्म पर पढ़ते हैं तो बिल्कुल ऊपरी तरीके से या फिर जल्दी जल्दी चीज़ों को समझा दिया जाता है, उनका बेसिक नॉलेज हमें नहीं हो पाती। तो आप निश्चिंत रहिए, आप बहुत बढ़िया जगह आ गए हैं। आधुनिक हिंदी जो चैनल है वो इसी बात के लिए समर्पित है कि बेसिक चीज़ों की नॉलेज आप लोगों को दी जाए। आइए आगे चलते हैं। अर्थ के आधार पर कौन कौन से शब्द होते हैं? पर्यायवाची जो आप पढ़ते हैं, विलोम जो आप पढ़ते हैं, अनेकार्थी पढ़ते हैं, युग्म शब्द है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, समानार्थी, मुहावरे, लोकोक्ति, ये सारे अर्थ के आधार पर जो शब्द विचार होता है उसमें आते हैं। तो कुल मिलाकर बात यह हुई कि शब्द विचार में इस तरह की चीजें जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं वो होती है। अब आप, मुझे पता है आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो गया होगा कि बिल्कुल सर अब तो बिल्कुल इजी हो गया है कि कौन सी चीज कहाँ है, किस तरह से है, वो सब समझ में आती जा रही है। तो बस वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। वाक्य विचार की चर्चा करते हैं। तब तक हम वाक्य विचार में एक भेद होता है अर्थ के आधार पर और एक होता है रचना के आधार पर। जब आप वाक्य पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि अर्थ के आधार पर वाक्य होते हैं और रचना के आधार पर वाक्य होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अर्थ में वाक्य आते हैं जैसे विधानवाचक, आज्ञार्थक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, प्रश्नवाचक, संदेहवाचक, विस्मयादिबोधक या विस्मय बोधक, संकेतवाचक और नकारात्मक वाक्य। इस तरह के वाक्य जो है वो अर्थ के आधार पर वाक्यों में स्थान रखते हैं। इसके बाद रचना के आधार पर तीन ही भेद होते हैं, साधारण, संयुक्त और मिश्रित। पर एक चीज ध्यान रखिएगा, जितने भी एग्जाम्स होते हैं उनमें अधिकांशतः ये वाले भेद बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। मान लीजिए अगर हम ये माने कि 100% किसी एग्जाम का हिस्सा है और उसमें हिंदी आने वाली है 100% और उसका एक बिंदु है रचना, तो रचना में से जो 100% प्रश्न आएंगे उसमें से 80% प्रश्न आपके रचना के आधार पूछे जाएंगे। सॉरी, यानी वाक्य के जो प्रश्न आते हैं, मेरा कहने का सीधा सा सेंस ये है, प्रतिशत को आप जाने दीजिए, मेरा कहने का सेंस ये है कि वाक्य में से प्रश्न जो पूछे जाते हैं वो अधिकांशतः रचना के आधार पर वाक्यों में से होते हैं। देखिए, अन्य शुद्धिकरण, विराम चिन्ह, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, पत्र प्रारूप और प्रशासनिक शब्दावली, ये सारी चीजें जो है मूल रूप से हिंदी व्याकरण का हिस्सा नहीं है, लेकिन हम इसे पढ़ते हिंदी व्याकरण में। मेरा कहने का मतलब यह है कि जो व्यावहारिक व्याकरण उसमें तीन ही बिंदु होते हैं, वर्ण, शब्द और वाक्य, उसको हमने अलग सेपरेट पढ़ लिया है। अन्य रूप भी कुछ होते हैं जो आपको परीक्षाओं में हिंदी से जुड़े हुए हैं और पूछे जाते हैं। उनमें शुद्धिकरण है, विराम चिन्ह है, राजभाषा है, राष्ट्रभाषा है, पत्र प्रारूप है, प्रशासनिक शब्दावली है। एक बिंदु और जैसे आपसे पूछा जाता है जिसे हम कहते हैं निबंध लेखन, निबंध भी आपसे पूछा जाता है। तो ये जो सारे बिंदु हैं, ये सारे बिंदु अलग से आपसे पूछे जाते हैं, यानी कि हिंदी व्याकरण के अन्य रूप हैं, ये आप समझ सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार हमने इस छोटे से वीडियो में हिंदी व्याकरण की जड़ सीख ली है। एक तरह से अगर मैं कहूं, जड़ से मेरा मतलब है कि मूल रूप से जो भेद होते हैं उन सबको हमने सीख लिया है। कोशिश करूंगा आगे आने वाले वीडियोज में और बेहतर तरीके से आपको इसी तरह की बेहतर जानकारी दे सकूं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।